मुंबई के सबसे व्यस्त और चकाचौंध भरे चौराहों में से एक, बांद्रा जंक्शन पर गाड़ियों का शोर, लोगों की भीड़ और धूल-धुएं के बीच एक काली चमचमाती रेंज रोवर धीरे-धीरे फुटपाथ के पास आकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक बेहद खूबसूरत, तेजतर्रार और प्रभावशाली महिला बाहर निकली। उसका नाम था अनन्या राठौर, उम्र 38, राठौर लॉजिस्टिक्स की संस्थापक और चेयरवुमन। देश की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक, जिसकी एक झलक पाने के लिए भी मीडिया तरसती थी। वह हाथ में एक सफ़ेद लेदर बैग और काले स्टिलेटोज में हमेशा की तरह बेहद शानदार लग रही थी। लेकिन आज उसने जो किया, वह किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। उसने सामने की आलीशान ग्लास बिल्डिंग में कदम नहीं रखा, बल्कि वह सीधे एक पुराने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ी, जहां एक दुबला-पतला, गंदे कपड़ों में लिपटा 10 साल का लड़का, आरव, जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में डर था, हाथों में सस्ते प्लास्टिक के चाबी के छल्ले और रुई के पैकेट। जब अन्या उसके पास पहुंची, तो वह लड़का सहम गया। उसका शरीर सिकुड़ गया, जैसे उसे विश्वास न हो रहा हो कि कोई इतनी महंगी दिखने वाली महिला उसके पास आई है। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उसने झुककर अपने महंगे हैंडबैग से 500 रुपये का नोट निकाला, आरव के सामने रखी प्लास्टिक की टोकरी में रख दिया और उसमें से एक टूटा-फूटा सा चाबी का छल्ला उठा लिया। मैम, मेरे पास छुट्टे नहीं है, आरव घबराकर बोला। अनन्या हल्का मुस्कराई। यह मुस्कान, जिसने उसके चेहरे की कठोरता को एक पल में पिघला दिया। रख लो, मुझे बस तुमसे ये लेना था, वह बोली। वह कुछ देर चुपचाप उसे देखती रही। आरव की आंखों में कुछ था, एक अजीब सी गहराई, एक अजीब सी उदासी। वह कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। और अनन्या उन आंखों को जानती थी। यह आंखें हूबहू उसके दिवंगत पति करण राठौर जैसी थीं, वही गहराई, वही दर्द। करण की मौत एक रहस्यमय कार एक्सीडेंट में हुई थी 5 साल पहले। पिछले 1 महीने से अनन्या हर दिन इसी मोड़ पर गाड़ी रुकवाती और हर बार इसी बच्चे से एक सस्ती चीज खरीदकर चली जाती। उसके लिए यह एक रोजाना की आदत बन गई थी, एक ऐसी आदत जो उसके अकेलेपन को थोड़ा कम कर देती थी। उसके आलीशान बंगले की चुप्पी और उसके अंदर का खालीपन उस मासूम की आंखों में कुछ सुकून पाता था। लेकिन आज सब बदल गया। गाड़ी रुकी, अनन्या उतरी, लेकिन आज वह पेड़ के नीचे आरव नहीं था। उसकी टोकरी, उसकी आंखें, उसका मासूम चेहरा सब गायब। उसने इधर-उधर देखा, कोई निशान नहीं। सड़क पर वही भीड़ थी, वही गाड़ियों का शोर, लेकिन उस लड़के की जगह खाली थी। वह वहीं खड़ी रही। 15 मिनट, फिर 30 मिनट। फोन बार-बार बज रहा था, उसका सेक्रेटरी याद दिला रहा था कि कंपनी की साल की सबसे बड़ी मीटिंग शुरू होने वाली थी। लेकिन अनन्या ने फोन बंद कर दिया। आज कुछ भी मायने नहीं रखता, न मीटिंग, न प्रॉफिट, न पावर। आखिरकार, वह पास ही गन्ने के रस की दुकान पर बैठी एक बूढ़ी अम्मा के पास गई और पूछा, वह लड़का जो यहाँ बैठता था, आरव, वो कहाँ है? अम्मा ने लंबी सांस ली, आंखें नीचे कर लीं। कल कुछ गुंडे आए थे, बोले कि ये जगह अब उनकी है। लड़के को धक्का देकर भगा दिया। बेचारा बुरी तरह गिरा, खून भी निकला। भागता रहा, लेकिन फिर कहाँ गया, किसी को नहीं पता। शायद किसी पुल के नीचे छुपा होगा। अनन्या का दिल बैठ गया। उसकी सांस तेज हो गई। वह जानती थी यह सिर्फ एक सामान्य चिंता नहीं है। यह वही दर्द था जो उसने 9 साल पहले सहा था, जब उसका नवजात बेटा अर्जुन अस्पताल से गायब हो गया था। पुलिस ने हार मान ली थी। उसने खुद सैकड़ों लोगों से पूछताछ की, हर मीडिया चैनल को लगा लिया, लेकिन अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला। और आज, एक भिखारी लड़के के गुम हो जाने से वह फिर से उसी खाई में गिरती जा रही थी। वह तुरंत गाड़ी में बैठी और आदेश दिया, पूरा शहर खंगाल डालो। हर पुल के नीचे, हर सड़क के कोने पर। मुझे वह बच्चा चाहिए, अभी। उसकी निजी सिक्योरिटी टीम एक्टिव हो गई। लेकिन अनन्या खुद भी बैठी नहीं रही।
वह एक एक चाय की दुकान, गंदी गलियों, चौल, झुग्गियों और कचरे के ढेर के पास गई। फोन में एक तस्वीर थी आरव की, जिसे उसने चुपके से पहले कभी क्लिक किया था। वह तस्वीर हर भिखारी, हर बच्ची बेचने वाले, हर स्कूली बच्चे को दिखा रही थी। और हर बार जवाब वही था, नहीं देखा। शाम ढल चुकी थी। आसमान में धुंधली रोशनी थी और उस अकेली औरत की आंखों में एक बार फिर वही डर लौट आया था, क्या मैंने फिर अपना बेटा खो दिया? तभी एक उम्मीद की किरण जगी। एक बच्चा जो बोरीवली के एक झुग्गी इलाके में रहता था, डरते डरते बोला, आप आरव की बात कर रही है। वह काली नदी बस्ती में रहता है। उसके साथ एक लंगड़ा आदमी है। बड़ा डरावना लगता है। कोई उसके पास नहीं जाता। काली नदी बस्ती मुंबई का सबसे बदनाम इलाका। वहां सिर्फ नशेड़ी, अपराधी और समाज के तिरस्कृत लोग रहते हैं। पुलिस भी वहां जाने से कतराती है। लेकिन अनन्या ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने गाड़ी वही छोड़ी और पैदल कीचड़ में चलते हुए उस बस्ती की ओर बढ़ी। बस्ती में बदबू, गंदगी और असुरक्षा हर ओर थी। लोग उसे घूर रहे थे। उसकी महंगी साड़ी, ज्वेलरी, परफ्यूम इस जगह में एक तमाशा लग रहा था। कुछ नशे में धुत लड़कों ने रास्ता रोका, अभद्रता की, लेकिन तभी उसके 2 बॉडीगार्ड सामने आए। सबका चेहरा उतर गया। और फिर एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने उसने देखा वही चाबी के छल्ले की टोकरी, वही आवाज अंदर से आती हुई, पापा, अब दवा खा लो। अनन्या की आंखें नम हो गईं। वह जानती थी यही वह बच्चा है। लेकिन वह जो जानने जा रही थी, उसने उसकी पूरी दुनिया पलट कर रख दी। अनन्या झोपड़ी के सामने कुछ पल ठिठकी रही। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर से एक खांसी की आवाज आ रही थी, और फिर वही मासूम आवाज, पापा, अब दवा खा लो, डॉक्टर ने कहा था सुबह शाम। उसने हाथ बढ़ाकर झोपड़ी का फटा हुआ पर्दा हटाया। भीतर का दृश्य कुछ क्षणों के लिए उसे जैसे जमाकर रख गया। झोपड़ी में अंधेरा था, लेकिन एक कोने में एक लालटेन की पीली रोशनी थी, जो एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर टिकी थी। एक चटाई पर वह बच्चा आरव बैठा था, घुटनों पर छोटा सा पिट्ठू बैग रखा था, जिसमें कुछ दवाइयां और पुराने अखबार थे। उसके सामने लेटा था एक अधेड़ उम्र का आदमी, झुर्रियों से भरा चेहरा, एक टांग घुटने से ऊपर तक नहीं थी, बाकी शरीर हड्डियों का ढांचा। उसके सीने पर एक पुराना कंबल था और तकिए के नीचे रखी हुई एक तस्वीर, जिसमें वह आदमी एक जवान, हंसते हुए बच्चे को गोद में लिए था। आरव की पीठ अनन्या की तरफ थी। उसे अभी तक पता नहीं चला कि कोई बाहर खड़ा है। आरव, अनन्या की आवाज बेहद धीमी और कांपती हुई थी। लड़का चौंक कर मुड़ा। एक पल को उसकी आंखों में पहचान की एक रेखा चमकी। फिर तुरंत उसका चेहरा सख्त हो गया। आप यहां क्या कर रही है? उसने रूखे स्वर में पूछा। अनन्या कुछ बोल नहीं पाई, बस आगे बढ़ी और झुकी बच्चे की आंखों से आंखें मिलाकर। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम जब कल वहां नहीं थे, मुझे लगा कुछ हुआ है। आरव ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, गुंडे आए थे। बोले जगह खाली करो। पापा ने कुछ कहा नहीं, बस मुझे लेकर यहां आ गए। तुम्हारे पापा? अनन्या की निगाह उस अधेड़ आदमी पर पड़ी, जो अब आंखें खोलकर उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, लेकिन सवाल जरूर थे। आप कौन? उसने धीरे से पूछा। मेरा नाम अनन्या राठौर है, उसने कहा। एक पल की चुप्पी। फिर उस आदमी ने थोड़ी कराह के साथ शरीर को सीधा करने की कोशिश की। आरव ने जल्दी से उसे सहारा दिया। आपको क्या चाहिए? उसने अनन्या से पूछा। अनन्या ने जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला, एक चांदी की चेन, जिसके पीछे खुदा था, आरव के 2015। उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। आरव ने वो चेन देखा, फिर अपनी गर्दन की ओर हाथ ले गया। वहां वही चेन लटक रही थी, थोड़ी मैली, थोड़ी टूटी, लेकिन वही चेन। अनन्या की आंखें भर आईं। ये मैंने अपने बेटे को पहले जन्मदिन पर पहनाई थी।
9 साल पहले वो अस्पताल से गायब हो गया था। पुलिस को कुछ नहीं मिला। सबने कहा वो मर गया, लेकिन मेरा दिल कभी नहीं माना। आरव के चेहरे पर उलझन, डर और क्रोध की लहरें एक साथ आईं। आप क्या कहना चाहती है? उसकी आवाज तीखी थी। अनन्या ने धीरे से कहा, मैं कहना चाहती हूं कि तुम मेरे बेटे हो, आरव। तुम मेरे अर्जुन हो। झोपड़ी में सन्नाटा फैल गया। कुछ पल के लिए कोई नहीं बोला। फिर अचानक वह आदमी रघु बोल पड़ा, नहीं, ये संभव नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। ये लड़का, मैंने इसे खुद बचाया था। एक रात यमुना नदी के किनारे, जब मैं भीख मांगकर वापस लौट रहा था, एक काले रंग की कार आई। पीछे से 2 आदमी निकले। उन्होंने एक बोरा फेंका नदी की ओर। कुछ आवाज आई जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। मैं दौड़ा गिरा, चोट आई, लेकिन वो बोरा खींचकर बाहर निकाला। और उसके अंदर ये था, यही बच्चा। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मेरी दुनिया बचाई, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कभी पुलिस को क्यों नहीं बताया? रघु चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, बताने की कोशिश की थी, पर उन्होंने मुझे मारा, मेरी टांग तोड़ी। कहा अगर एक शब्द भी बोला, तो अगली बार मेरी गर्दन तोड़ देंगे और बच्चे को भी मार देंगे। कौन थे वो? अनन्या की आवाज अब कड़ी थी। रघु ने आंखें फेर लीं। उनका चेहरा मैंने नहीं देखा, लेकिन गाड़ी पर एक निशान था, आरके इंडस्ट्रीज। अनन्या जैसे सुन्न हो गई। आरके इंडस्ट्रीज राठौर ग्रुप की सहयोगी कंपनी, जिसे अब उनके देवर समीर राठौर संभालते थे। सारे टुकड़े जैसे एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। समीर, जिसने अर्जुन के लापता होने के बाद कंपनी की जिम्मेदारी ली थी, जो हमेशा भाई की मौत और भतीजे की गुमशुदगी पर आंसू बहाता रहा था, वो। अनन्या के भीतर कुछ दरक गया। वह उठी, रघु के पास बैठ गई और उसके हाथ थाम लिए। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आपने जो किया, वो कोई नहीं कर सकता था। आपने मेरे बेटे को जिंदा रखा। रघु की आंखें भी भर आईं। मैंने जो किया, वह किसी भी इंसान को करना चाहिए। लेकिन अब ये बच्चा आपके पास जाना चाहता है, तो मैं रोकूंगा नहीं। पर आरव नहीं, अर्जुन पीछे हट गया। मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, वह फूट पड़ा। मैं आप लोगों को नहीं जानता। मेरे पापा ये है। उन्होंने मुझे भूखा नहीं सोने दिया, स्कूल नहीं भेज पाए, लेकिन कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। आप कौन है? अब अचानक आकर कह रही है कि मैं आपका बेटा हूं। अनन्या की आंखें छलक आईं। तुम्हारे गुस्से का हक है तुम्हें, लेकिन तुम मेरे खून के रिश्ते हो। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, तुम्हारे लिए जीना चाहती हूं। आरव चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान था। रघु धीरे से बोला, उसे वक्त दो। उसके लिए ये सब अचानक है। बच्चा है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। समझेगा। अनन्या ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मैं हर दिन आऊंगी। कोई गाड़ी नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं, सिर्फ मैं। और इंतजार करूंगी जब तक ये बच्चा मुझे फिर से अपनी मां कहे। मुंबई के आसमान में बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थीं। गीली मिट्टी की महक और सड़क पर चमकते बल्बों की रोशनी के बीच अनन्या ने चुपचाप अपनी कार वहीं छोड़ी और पैदल वापस निकल पड़ी। उसके कदम भारी थे, पर दिल कुछ हल्का। वह जानती थी, अर्जुन ने अभी उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन इतना कह देना कि मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, यह भी एक शुरुआत थी। दर्द से भरी, लेकिन सच्ची। अगले दिन से एक नई रूटीन शुरू हुई। हर सुबह अनन्या अपने ऑफिस नहीं जाती। वह एक सादी सूती साड़ी पहनती, बिना मेकअप, चप्पलों में चलती हुई काली नदी बस्ती पहुंचती। वह झोपड़ी के बाहर बैठती, अपने साथ कुछ खाने को लाती और बस इंतजार करती। अर्जुन उसे देखते ही झोपड़ी के अंदर चला जाता। कभी कभी रघु बाहर आकर बैठता, उससे बातें करता, चाय पिलाता।
रघु ने उसे बताया कि अर्जुन को किताबें पसंद है, पुराने अखबारों से वह नई चीजें सीखता है और उसे गणित में बेहद रुचि है। एक दिन अनन्या एक पुराना गणित का प्रश्नपत्र लेकर आई। अर्जुन ने पहले लेने से मना किया, लेकिन रघु के कहने पर ले लिया। अगले दिन अनन्या ने देखा कि वह प्रश्नपत्र हल किया गया था, साफ, सटीक और सुंदर अक्षरों में। उस दिन अर्जुन ने पहली बार उसकी तरफ देखा और कहा, गलतियां मार्क कर दीजिए, कल ठीक करूंगा। उस पल अनन्या की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर झुका लिया ताकि वह आंसू न देख सके। वह समझ गई थी रिश्ता धीरे धीरे बन रहा है, खून का नहीं, विश्वास का। लेकिन इसी बीच एक और तूफान दस्तक देने वाला था। एक रात जब वह ऑफिस में कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स देख रही थी, उसे राठौर इंडस्ट्रीज की सहयोगी कंपनियों की एक फाइल मिली। फाइल में एक डील का विवरण था, 9 साल पुराना। एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म को एक गुप्त पेमेंट किया गया था उस रात के ठीक एक दिन बाद, जब अर्जुन अस्पताल से गायब हुआ था। उस कंपनी का मालिक था विक्रम दहिया, समीर राठौर का पुराना कॉलेज मित्र और अब उसका बिजनेस पार्टनर। अनन्या को जैसे बिजली का झटका लगा। समीर, क्या वही पीछे था जिसने अर्जुन को चुरवाया, जिसने करण की कार का एक्सीडेंट करवाया? क्या वह इतने वर्षों से उसकी आंखों में धूल झोंकता रहा था? उस रात अनन्या को नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह सीधे एडवोकेट राजन के पास पहुंची, उसका पुराना वफादार कानूनी सलाहकार। मुझे सच चाहिए, राजन। हर वो कागज, हर वो ट्रांजैक्शन जो समीर ने पिछले 10 वर्षों में किया है। राजन चौंक गया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। वह जानता था जब अनन्या इस तरह कहती है, तब वह सिर्फ एक बहन, एक पत्नी या एक मां नहीं होती, तब वह एक जंग लड़ने वाली स्त्री बन जाती है। 2 दिन बाद राजन एक फाइल लेकर लौटा। उस फाइल में बैंक स्टेटमेंट्स थे, टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड और एक चौंकाने वाला वीडियो सिक्योरिटी कैमरा फुटेज जो किसी ने गुपचुप सेव कर लिया था। वीडियो में दिख रहा था एक अस्पताल के पीछे का गेट, एक आदमी जो बोरे जैसा कुछ लेकर तेजी से बाहर निकल रहा है, और सामने खड़ी एक गाड़ी, काले रंग की एसयूवी जिसका नंबर प्लेट अनन्या को झकझोर गया। MH02AQ9421। यह वही गाड़ी थी जो उस समय समीर इस्तेमाल करता था। अनन्या का सिर चकरा गया। अब शक नहीं रहा, यह साजिश थी। करण की मौत, अर्जुन का अपहरण, सब कुछ एक योजनाबद्ध हमला था। और हमलावर कोई और नहीं, उसका अपना देवर था समीर। क्यों? शायद पैसे के लिए, पावर के लिए, या शायद कुछ और। अनन्या अब चुप नहीं बैठ सकती थी, लेकिन उसने समझा कानून के सहारे चलना अभी मुश्किल होगा। समीर अब कंपनी का संयुक्त निदेशक है। उसका राजनीतिक और व्यापारिक प्रभाव बेहद मजबूत है। पुलिस भी उसके पक्ष में झुक सकती है। राजन ने सुझाव दिया, हमें अब ऐसा कदम उठाना होगा जो उसे अस्थिर करे। उसे लगे कि उसकी जीत सुनिश्चित है, तभी वह गलती करेगा। अनन्या चुप रही, कुछ सोचती रही, फिर बोली, अगर उसे लगे कि मैं मर रही हूं तो शायद वह मान लेगा कि खतरा टल गया है। राजन ने चौंक कर देखा, क्या मतलब? मतलब यह कि अब से मैं कैंसर पीड़िता हूं। ब्रेन ट्यूमर स्टेज 4। कोई इलाज नहीं। राजन को उसकी योजना समझ में आने लगी। यह एक जोखिम भरा दाव था, लेकिन अगर इसे सही से खेला जाए तो समीर की सुरक्षा का कवच टूट सकता था। उस रात अनन्या ने अपनी टीम को बुलाया, डॉक्टर से मिलकर नकली मेडिकल रिपोर्ट बनवाई, कंपनी के कर्मचारियों को धीरे धीरे जानकारी लीक होने दी। और 3 दिन बाद मीडिया में खबर आई, राठौर लॉजिस्टिक्स की चेयरवुमन अनन्या राठौर ब्रेन कैंसर से पीड़ित। कंपनी की बागडोर अब समीर राठौर संभालेंगे। समीर के चेहरे पर पहली बार वह मुस्कान लौटी जो अनन्या ने वर्षों पहले देखी थी, जब उसने करण की मौत के बाद कंपनी संभाली थी। उसे लगा अब रास्ता साफ है, लेकिन उसे नहीं पता था उसकी चाल अब उसके ही खिलाफ एक जाल बन रही है। अनन्या की बीमारी की खबर फैली नहीं, बल्कि बिखर गई जैसे हवा में उड़ता हुआ राख। सुबह के अखबारों, शाम के न्यूज चैनलों,
बिजनेस पोर्टलों और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी यही चर्चा थी कि देश की सबसे सफल महिला उद्यमियों में से एक अब जीवन की अंतिम यात्रा पर है। ब्रेन कैंसर स्टेज 4 शब्दों ने जैसे अनन्या के चारों ओर सहानुभूति का घेरा खींच दिया था। कॉरपोरेट दुनिया में जहां ताकत की पूजा होती है, वहां बीमारियां कमजोरी की निशानी होती है। और समीर जानता था यही उसका मौका है। दूसरी तरफ काली नदी बस्ती में सब कुछ शांत था, कम से कम ऊपर से। रघु और अर्जुन को अब भी नहीं पता था कि अनन्या ने किस तरह की योजना बना रखी थी। वह हर दिन की तरह सुबह आती, अपने साथ किताबें, फल और कभी-कभी कुछ खिलौने लेकर बैठती। अर्जुन अब उससे बात करने लगा था, सवाल पूछता, बहस करता और कभी-कभी मुस्कुरा भी देता। लेकिन माँ शब्द अब भी उसकी जुबान से नहीं निकला था। एक दिन रघु ने अनन्या से पूछा, मैम, आपने कहा था कि आप बड़े अस्पताल में इलाज करवा रही है, लेकिन फिर भी रोज यहाँ आती है, थकते नहीं? अनन्या ने मुस्कराकर जवाब दिया, शरीर थकता है रघु जी, लेकिन मन नहीं। और जब तक ये बच्चा मुझे देखता है, बात करता है, तब तक लगता है कि मैं अभी जिंदा हूं। रघु चुप हो गया। वह जानता था कि इस औरत में कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उस दिन अर्जुन ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे अनन्या की सांस अटक गई। अगर पापा मर गए तो आप मुझे पहले क्यों नहीं ढूंढ पाईं? आपने कोशिश नहीं की? अनन्या चुप हो गई। फिर वह धीरे धीरे बोली, मैंने पूरी दुनिया छान मारी थी अर्जुन। पुलिस, सीबीआई, मीडिया सब जगह गई, लेकिन तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिला। लोग कहते रहे कि शायद तुम मर गए हो, लेकिन मेरा दिल मानता नहीं था। तो आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? अर्जुन ने पूछा। अनन्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें मासूम थीं, लेकिन सवाल गंभीर। क्योंकि मेरे लिए तुम्हारे पापा ही सब कुछ थे, और जब तुम नहीं थे तब मैं किसी और रिश्ते के लायक नहीं रही। मैं बस एक माँ बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे बिना मैं क्या माँ? पहली बार अर्जुन की आंखों में एक नमी सी तैर गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा बताने लगा कि अब कुछ बदल रहा है। अगले दिन अनन्या ने उसे एक पुराना एल्बम लाकर दिया, अर्जुन के बचपन की तस्वीरें। छोटा सा बच्चा जो करण की गोद में हंस रहा था, कभी केक के साथ चेहरा पोते हुए, कभी अस्पताल में उसकी उंगली थामे हुए। अर्जुन देर तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने पूछा, यह मेरे पापा है? अनन्या ने सिर हिलाया। करण, तुम्हारे पापा, दुनिया के सबसे अच्छे पिता। क्या वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे? उसकी आवाज अब धीमी थी। बहुत, जितना कोई कर सकता है, उससे ज्यादा। उस रात अर्जुन ने पहली बार सपना देखा, खुद को अपने असली पिता के साथ पार्क में खेलते हुए। वह सपना धुंधला था, लेकिन उसमें एक गर्माहट थी, जैसे कोई भूला हुआ एहसास लौट आया हो। अगली सुबह जब अनन्या झोपड़ी के बाहर पहुंची, तो अर्जुन बाहर खड़ा था, हाथ में किताबें और आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा। आप सच में मरने वाली है? उसने सीधे पूछा। अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, डॉक्टरों ने कहा है कि ज्यादा वक्त नहीं है। तो फिर आप मुझे क्यों रोज देखने आती है? क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा कम से कम इतना तो जाने कि उसकी मां ने उसे कभी छोड़ा नहीं। अर्जुन ने मुंह फेर लिया। वह भीतर गया और एक लाल रंग का रिबन लेकर आया, वही रिबन जो उसने कभी अपनी टूटी हुई टोकरी को बांधने के लिए इस्तेमाल किया था। उसने वो रिबन अनन्या की कलाई पर बांधा। पापा कहते हैं, जब कोई चीज टूटने वाली हो तो उसे बांध दो ताकि वो थोड़ा और टिक जाए। अनन्या उस पल कुछ नहीं कह सकी। उसी दोपहर समीर ने कंपनी के बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव रखा कि अनन्या की बीमारी को देखते हुए उसे आधिकारिक तौर पर चेयरवुमन पद से हटा दिया जाए और सारी शक्तियां कार्यकारी निदेशक के रूप में उसे सौंप दी जाएं। कुछ सदस्यों ने विरोध किया, लेकिन समीर ने उनकी भावनाओं को भावुकतापूर्ण बताकर दबा दिया। मीटिंग के बाद उसने अपने करीबी से कहा, अब कंपनी मेरी है। अनन्या कुछ कर नहीं पाएगी, और जब वह जाएगी
तब सब मेरे नाम होगा। उसे नहीं पता था उसकी हर बातचीत रिकॉर्ड की जा रही थी। राजन, जो दिखने में एक साधारण वकील था, अब एक साजिशकर्ता की भूमिका में था। उसके पास हर दस्तावेज, हर रिकॉर्डिंग, हर गवाही जमा हो रही थी। और अब बस एक कड़ी बची थी, रघु। अगर वह गवाही दे सके तो समीर का खेल खत्म हो सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि रघु अब तक सामने आना नहीं चाहता था। वह डरता था, उस रात की धमकी आज भी उसकी हड्डियों में कांपती थी। अनन्या को समझ में आया, अब उसे सिर्फ बेटे को नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान को भी भरोसा दिलाना होगा कि इस बार वह अकेला नहीं है। मुंबई की गलियों में उस शाम एक अलग सी खामोशी थी। आसमान पर बादल थे, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। काली नदी बस्ती में झोपड़ियों के बीच बैठे रघु की आंखों में डर था, पुराना, गहरा और अब भी जिंदा। उसके सामने बैठे थे अनन्या और एडवोकेट राजन। उनके चेहरे गंभीर थे। अनन्या ने धीरे से कहा, रघु जी, अब समय आ गया है। मैं आपसे फिर नहीं छुपा सकती कि समीर ही वो आदमी है जिसने मेरे बेटे को मुझसे छीना और मेरे पति की जान ली। रघु ने सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां आपस में उलझ रही थीं, जैसे वह खुद से लड़ रहा हो। मैं जानता हूं, पर मैं डरा हुआ हूं, उसने धीरे से कहा। उन लोगों ने मेरी टांग तोड़ी थी। अगर अब मैं कुछ कहूं तो क्या वे मुझे और आरव को जिंदा छोड़ेंगे? राजन ने उसकी ओर देखा। इस बार आप अकेले नहीं हैं। हमारे पास सबूत है, गवाह है, और आपकी गवाही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आप अगर तैयार हो जाएं, तो हम केस फाइल कर सकते हैं। रघु ने अनन्या की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक विनती, एक विश्वास। आपने 9 साल मेरे बेटे को संभाला, अनन्या बोली। अब मेरी बारी है आपको संभालने की। रघु ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, उसने कहा, मैं सच बोलूंगा। राजन ने तुरंत अपना रिकॉर्डर चालू किया। मेरा नाम रघु यादव है, रघु बोलने लगा। 9 साल पहले की बात है। मैं एक रात यमुना पुल के नीचे से गुजर रहा था। तभी मैंने देखा एक एसयूवी गाड़ी काली रंग की वहां रुकी। 2 आदमी निकले। उनके पास एक बोरा था, उन्होंने उसे नदी में फेंक दिया। उसका गला सूख गया, लेकिन वह रुका नहीं। मुझे शक हुआ, मैं दौड़कर गया। पानी में घुसकर वो बोरा बाहर निकाला। अंदर एक बच्चा था, सांस चल रही थी। मैंने उसे गले से लगा लिया। तभी पीछे से किसी ने मुझ पर हमला किया। एक भारी चीज से टांग पर मारा, मैं गिर गया। उनमें से एक ने कहा, अगर इस बारे में किसी को बताया तो अगली बार यह बच्चा नहीं बचेगा। मैं डर गया और बस भाग आया। राजन ने पूछा, क्या आपने उन लोगों का चेहरा देखा था? रघु ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, एक आदमी का चेहरा आज भी मेरी आंखों में बसा है। लंबा, गोरा, घने बाल, आंखों में घमंड था। बाद में जब मैंने टीवी पर उसे देखा तब जाना कि वह समीर राठौर था। राजन ने रिकॉर्डिंग बंद की और एक ठंडी सांस ली। यह काफी है। अब हमें सिर्फ इसे कोर्ट में पेश करना है। लेकिन तब तक खतरा भी पास आ चुका था। उसी रात रघु की झोपड़ी पर किसी ने पत्थर फेंका। फिर दूसरी रात आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन समय रहते बुझा दी गई। अनन्या जानती थी यह समीर का संदेश था। मैं देख रहा हूं, और अगर तुम बढ़े तो अंजाम भुगतोगे। लेकिन अब वह डरने वाली नहीं थी। 3 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मीडिया को पहले बताया गया कि अनन्या राठौर अपनी बीमारी को लेकर एक बड़ा बयान देने जा रही है। लेकिन जब कैमरे चालू हुए, अनन्या ने सबसे पहले जो कहा, उसने पूरे देश को हिला दिया। मैं बीमार नहीं हूं। मैं मरी नहीं रही। लेकिन इस समाज की चुप्पी और अन्याय से जरूर थक चुकी हूं। उसने रघु की गवाही रिकॉर्ड सबके सामने चलवाई, फिर अस्पताल और कंपनी की वह सीसीटीवी फुटेज जिसमें समीर की गाड़ी बच्चे के अपहरण के समय देखी गई थी। पत्रकारों ने सवालों की बौछार कर दी। क्या आप अपने देवर पर सीधे आरोप लगा रही है? नहीं, अनन्या ने कहा।
मैं आरोप नहीं लगा रही, मैं सच दिखा रही हूं। समीर की तरफ से जवाब तुरंत आया। उसने बयान जारी किया कि यह सब झूठ है, एक बदले की भावना से प्रेरित है, क्योंकि वह अब कंपनी को चला रहा है। लेकिन अनन्या ने उसी दिन पुलिस को सबूतों के साथ एफआईआर दर्ज करवा दी। अब मामला अदालत में था। राजन ने कहा, हमें सावधान रहना होगा। समीर के पास पैसे है, लोग हैं और सिस्टम को हिला देने की ताकत। अनन्या ने जवाब दिया, तो ठीक है, हम भी अब डरने वालों में से नहीं। उधर अर्जुन अब लगातार अनन्या के पास रहने लगा था। उसने अपने झोपड़ी वाले दोस्तों को बताया कि वह अब पढ़ने वाला है और जल्द स्कूल जाएगा। एक शाम जब वह अनन्या के घर आया तो उसने पहली बार कहा, माँ, अगर आप चाहो तो मैं आपके पास रह सकता हूँ। अनन्या उस पल को कभी नहीं भूल सकती थी। पर कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि समीर ने अगला कदम उठाया, ऐसा कदम जिसने फिर से सबको झकझोर दिया। उसने मीडिया में एक नया डॉक्यूमेंट लीक कराया जिसमें दावा था कि अनन्या मानसिक रूप से अस्थिर हो चुकी है और उसका इलाज वर्षों पहले एक निजी मनोचिकित्सक से हुआ था। रिपोर्ट में लिखा था, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, हैलुसिनेशंस, मैटरनल ऑब्सेशन। समीर ने बयान दिया, मुझे दुख है कि मेरी भाभी अब भी अपने बेटे की याद में भ्रमित है। जो बच्चा मिला है वह उनका नहीं है। सभी न्यूज चैनल, अखबार और सोशल मीडिया फिर दो हिस्सों में बंट गए। कुछ कह रहे थे, अगर वह मानसिक रोगी है तो इतनी बड़ी कंपनी कैसे चला सकती थी। कुछ कह रहे थे, कहीं वह सच में भ्रम में तो नहीं जी रही। अनन्या जानती थी अब यह लड़ाई सिर्फ कोर्ट की नहीं, समाज की भी है। और समाज का फैसला कोर्ट से भी ज्यादा कठोर हो सकता है। समीर का मनोचिकित्सक वाला हमला एक सुनियोजित चाल थी। पूरे मीडिया में यही चर्चा थी कि क्या अनन्या राठौर सच में मानसिक अस्थिरता का शिकार है। टीवी डिबेट्स में विशेषज्ञ बहस कर रहे थे, क्या मां की ममता कभी पागलपन बन सकती है। तो कहीं कहा जा रहा था, शायद यह सिर्फ एक महिला की टूटी हुई भावनाओं की कल्पना है। कॉर्पोरेट बोर्ड में भी सवाल उठने लगे। कुछ डायरेक्टर्स ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि कंपनी को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं रहना चाहिए जिसकी मानसिक स्थिति स्पष्ट न हो। समीर अब धीरे धीरे अपना खेल जीतता दिख रहा था। अनन्या के लिए यह एक और झटका था, लेकिन वह टूटी नहीं। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और सारी रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स और मीडिया फुटेज को एक बार फिर खंगालने लगी। उसे समझ में आ गया था समीर किसी भी हद तक जा सकता है। अब लड़ाई सिर्फ बेटे को पाने की नहीं थी, बल्कि अपना अस्तित्व बचाने की भी थी। उसने एडवोकेट राजन को बुलाया। राजन पिछले कुछ दिनों से अलग सा व्यवहार कर रहा था। हर सवाल का जवाब देर से देता, कई बार मीटिंग मिस कर देता। जब अनन्या ने उससे इस बार बात की, तो वह उसकी आंखों में झांककर बोली, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, राजन? राजन की आंखें झुक गईं। कुछ क्षण चुप रहने के बाद वह बोला, मैं एक बात बहुत दिनों से आपसे कहना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अनन्या सतर्क हो गई। क्या बात? मैं बचपन में अनाथ था। मेरी परवरिश एक एनजीओ में हुई, जिसे समीर राठौर फंड करता था। वहीं से मेरी पढ़ाई, लॉ कॉलेज की फीस और बाद में मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं हमेशा उसका एहसानमंद रहा हूं। अनन्या की आंखों में एक तीखा संशय झलकने लगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम आज भी उसके लिए काम कर रहे हो? उसकी आवाज सख्त हो गई थी। राजन ने सिर झुका लिया। मैंने कभी उसके लिए जासूसी नहीं की, लेकिन हाँ, शुरू में जब आपने मुझसे उसकी जांच करने को कहा, तब मैंने उसे खबर कर दी थी। अनन्या ने गहरी सांस ली। एक पल के लिए वह कुछ भी नहीं बोल पाई। फिर उसने कहा, और अब? राजन ने आंखों में सीधे देखा। अब मैं सिर्फ आपके साथ हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि सच आपके पास है और झूठ उसके पास। मैंने उसका पैसा खाया था, लेकिन अब उसका जहर नहीं पी सकता। अनन्या कुछ देर तक चुप रही। फिर धीरे से बोली, तुम्हें माफ करना मुश्किल है, लेकिन मैं जानती हूं
यह लड़ाई हम अकेले नहीं जीत सकते। अगर तुम अब भी वफादार हो, तो तुम्हें एक और जिम्मेदारी निभानी होगी। जो कहिए, राजन ने तुरंत कहा। अब तुम्हें समीर के सबसे करीब जाना होगा। इतना कि वह तुम्हें अपने सबसे बड़े राज बताने लगे। राजन समझ गया। यह एक नई योजना की शुरुआत थी। उसी रात राजन ने समीर से मुलाकात की। वह जानबूझकर थका हुआ और हताश दिखा। मैं अब नहीं कर सकता, समीर सर, उसने कहा। अनन्या ने मुझसे वादा किया था कि वह केस नहीं लड़ेगी, लेकिन अब वह कोर्ट जाने वाली है। मेरी नौकरी खतरे में है, लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। समीर मुस्कराया। चिंता मत करो, राजन। अब सब मेरे नियंत्रण में है। अगले हफ्ते कोर्ट में वह खुद को शर्मिंदा करेगी। उसके पास कोई सबूत नहीं बचेगा। लेकिन रघु? राजन ने जानबूझकर पूछा। रघु का अंत जल्द ही होगा। वह अदालत तक नहीं पहुंचेगा। समीर की आंखों में एक ठंडापन था। राजन ने सब रिकॉर्ड कर लिया, ऑडियो, समय, तारीख सहित। अब अनन्या के पास एक और हथियार था। पर उसी बीच एक और झटका आया। अर्जुन अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार, उल्टी और कमजोरी। डॉक्टर ने कहा कि यह वायरल संक्रमण हो सकता है, लेकिन अनन्या को शक हुआ। इतने समय से वह बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक इतनी गंभीर हालत। वह उसे तुरंत अस्पताल ले गई। रघु, जो अब अनन्या के घर ही आकर रहने लगा था, उसके साथ छाया की तरह रहने लगा। लेकिन उस रात वह बहुत चिंतित था। यह सब समीर की साजिश हो सकती है, उसने कहा। अनन्या ने सिर हिलाया। अगर वह मेरे बच्चे को भी नहीं बख्श सकता, तो अब कोई शक नहीं बचता कि वह इंसान नहीं, दरिंदा है। अर्जुन की हालत कुछ दिनों में संभल गई। लेकिन इस घटना ने अनन्या के भीतर एक और आग जला दी थी। उसने तय कर लिया, अब कोई और इंतजार नहीं। राजन ने जो रिकॉर्डिंग लाकर दी थी, वह अंतिम चोट थी समीर के खिलाफ। राजन ने कानूनी तौर पर उस रिकॉर्डिंग की वैधता सुनिश्चित की और फिर उसे पुलिस के सामने प्रस्तुत किया। पुलिस ने आधिकारिक जांच शुरू की। समीर को समन भेजा गया। मीडिया में फिर से हलचल मच गई। अब तक जो लोग अनन्या की मानसिक हालत पर सवाल उठा रहे थे, अब वही लोग पूछने लगे, क्या अनन्या शुरू से सही थी? समीर ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस बार वह रक्षात्मक मुद्रा में था। मैं एक बिजनेसमैन हूं। मेरी भाभी मानसिक पीड़ा से गुजर रही है। यह सब बदले की भावना से किया गया है। पत्रकारों ने पूछा, तो क्या आप स्वीकार करते हैं कि आपने रघु को धमकाया था? समीर चुप रहा। उनकी चुप्पी ही अब सबसे बड़ा बयान बन चुकी थी। अनन्या ने अर्जुन को पास बैठाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। अब लड़ाई लंबी है, बेटा। लेकिन इस बार मां पीछे नहीं हटेगी। अर्जुन ने पहली बार उसका हाथ थामा और कहा, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मां। मुंबई की सुबह उस दिन अलग थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन दिलों में एक अजीब बेचैनी। अदालत की तारीख तय हो चुकी थी। अनन्या, राजन और रघु ने मिलकर हर साक्ष्य को तैयार कर लिया था। समीर को भी समन मिल चुका था और उसने भी अपने वकीलों की एक बड़ी टीम खड़ी कर दी थी। यह लड़ाई अब सिर्फ अदालत में नहीं थी, यह समाज की नज़रों में भी थी। एक माँ का सच, एक भाई का छल और एक बच्चा जिसकी पहचान दांव पर थी। रघु, जो अब अनन्या के घर ही रह रहा था, हर दिन अर्जुन के साथ समय बिताता। उनके बीच का रिश्ता गहरा हो चुका था, जैसे खून का नहीं, आत्मा का नाता हो। एक रात जब अर्जुन सो गया था, रघु चुपचाप अनन्या के पास आया। मैंने एक बात छिपाई है, उसने कहा। अनन्या चौंकी। क्या? वो रात जब मैं घायल पड़ा था, उन आदमियों में से एक ने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया था। उसी वक्त मेरी जेब में मेरी पुरानी रिकॉर्डर घड़ी चल रही थी। मैं उसे कभी नहीं निकाल पाया, लेकिन मैंने उसे संभाल कर रखा था। उसमें सब रिकॉर्ड है, गाड़ी का शोर, उनकी बातें और सबसे जरूरी एक आवाज। कैसी आवाज? एक आदमी की,
जो कहता है, इस बच्चे को यहाँ छोड़ दो, और अगर कोई ढूंढने आए तो कह देना पानी में बह गया। वह आवाज समीर की है, मैं पहचानता हूँ। अनन्या की आंखें फैल गईं। रघु, यह सबूत, यह तो निर्णायक है। तुमने इसे पहले क्यों नहीं बताया? रघु ने सिर झुका लिया। मैं डर गया था, लेकिन अब नहीं। कल अदालत में मैं यह रिकॉर्डिंग पेश करूंगा। मैं इसे पुलिस को अभी दे सकती हूं, अनन्या ने कहा। नहीं, रघु ने दृढ़ता से कहा। यह मैं खुद जज के सामने दूंगा। मेरी जुबान से सच निकलेगा, तभी उसका असर होगा। अनन्या ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। अगले दिन कोर्ट की तारीख थी। सुबह सब तैयार थे। अनन्या, राजन, अर्जुन और रघु सब अदालत के लिए निकलने ही वाले थे कि अचानक एक जोरदार आवाज आई। धड़ाम। दरवाजे के ठीक बाहर एक गाड़ी आकर रुकी थी तेज रफ्तार में। किसी ने रघु को टक्कर मार दी थी। वह जमीन पर गिरा और खून से लथपथ हो गया। अर्जुन चीख पड़ा, पापा! अनन्या दौड़कर उसके पास पहुंची। रघु की आंखें अर्ध खुली थीं। रघु, नहीं नहीं, वह कांपती आवाज में बुदबुदाई। रघु ने कांपते हुए अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी डिजिटल घड़ी निकाली, वही रिकॉर्डिंग वाली। इसे कोर्ट में ले जाओ, उसने धीरे से कहा। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। कुछ ही क्षणों में रघु की सांसें थम गईं। पूरा घर सन्न हो गया। अर्जुन रघु के शरीर से लिपट गया। पापा उठो, प्लीज उठो। अनन्या उसे खींचकर अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, लेकिन चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया था। अब बहुत हो गया, उसने कहा। अब यह युद्ध सिर्फ मेरा नहीं रहा, अब यह न्याय के नाम पर है। कोर्ट में वही दिन सबसे भारी था। अनन्या और राजन ने रघु की रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की। तकनीकी विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि यह असली थी, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। जज ने गंभीरता से कहा, यह एक निर्णायक सबूत है। आरोपी समीर राठौर को तुरंत पूछताछ के लिए बुलाया जाए। मीडिया में आग लग गई। समीर राठौर पर हत्या और अपहरण का मामला दर्ज। अनन्या की लड़ाई रंग लाई, रघु की मौत बना निर्णायक मोड़। उधर समीर ने मीडिया में एक नया बयान दिया, यह सब एक ड्रामा है। मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। रघु की मौत एक दुर्घटना थी, मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं। लेकिन सब जान चुके थे कि यह अब एक नाटक नहीं रहा था। अर्जुन की आंखें अब मासूम नहीं रहीं। उसने रघु की राख को गंगा में प्रवाहित करते समय कहा, मेरे दो पापा थे। एक ने मुझे जन्म दिया, एक ने मुझे बचाया। अब मैं किसी को नहीं खोऊंगा। रघु के अंतिम संस्कार के बाद अर्जुन कई दिनों तक चुप रहा। अनन्या हर दिन उसके पास बैठती, बिना कुछ कहे। एक दिन उसने उसकी गोद में सिर रख दिया और बोला, माँ, अब तुम्हें कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं रघु पापा को कभी भूल पाऊंगा? अनन्या ने उसका सिर सहलाया। नहीं बेटा, हम उन्हें नहीं भूलेंगे। हम उन्हें हर दिन याद रखेंगे। तुम्हारे हर फैसले, हर सपने, हर अच्छाई में वो जिंदा रहेंगे। अर्जुन ने पहली बार मुस्कराया, हल्का लेकिन सच्चा। अगली तारीख अदालत की थी, जहां समीर को पेश किया जाना था। और इस बार न्याय की देवी की आंखें खुली थीं। मुंबई की जिला अदालत में उस दिन मीडिया की भीड़ पहले से कहीं ज्यादा थी। चैनलों के माइक, कैमरे, रिपोर्टरों की चीखती आवाजें और सुरक्षा कर्मियों की सख्ती, हर कोने पर लगा था कि कोई ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। समीर राठौर को कोर्ट में लाया गया, सफेद शर्ट और नीली जैकेट में। चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, बस वही घमंड जो सालों से उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। अनन्या कोर्टरूम में पहले से मौजूद थी। उसकी आंखों में शोक की परछाई अब एक मिशन की चमक में बदल चुकी थी। रघु के निधन ने उसे तोड़ा नहीं था, बल्कि और मजबूत कर दिया था। उसके बगल में बैठा अर्जुन अब पहले की तरह डरता नहीं था, बल्कि हर सवाल का सामना सीधा करता था।
जज के सामने दोनों पक्ष खड़े हुए, अभियोजन और बचाव। राजन ने अपनी ओर से सभी प्रमाण प्रस्तुत किए, रघु की रिकॉर्डिंग, समीर की स्वीकारोक्ति की गुप्त रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज। सब कुछ क्रमबद्ध, मजबूत और कानूनी रूप से प्रमाणिक था। बचाव पक्ष के वकील ने शुरू से ही एक ही बात पर जोर दिया, ये पूरा मामला भावनात्मक उथल-पुथल और पारिवारिक संपत्ति के विवाद से प्रेरित है। हमारी मुवक्किल मानसिक रूप से अस्थिर है, उन्होंने अतीत के सदमे से उबर नहीं पाया है। अनन्या यह सुनते ही मुस्कराई, एक कटाक्ष भरी मुस्कान। वह जानती थी कि जब सच्चाई की कोई काट नहीं होती, तब लोग चरित्र पर सवाल उठाते हैं। बचाव पक्ष ने अदालत में एक नया मोड़ देने की कोशिश की। उन्होंने एक गवाह प्रस्तुत किया, डॉक्टर श्रीधर कपूर, जो एक नामी मनोचिकित्सक थे। उन्होंने अदालत में हल्फनामा दिया कि अनन्या कई साल पहले उनके पास इलाज के लिए आई थीं और उन्होंने पोस्टपार्टम साइकोसिस का इलाज किया था। यह खबर कोर्टरूम में सन्नाटा ले आई। राजन भी क्षणभर को चौंका। यह जानकारी उसके पास नहीं थी। अनन्या ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके हाथ में पेन था, जो अब उसकी उंगलियों में गहरे धंस चुका था। सुनवाई स्थगित हुई। बाहर आते ही राजन ने पूछा, क्या ये सच है? अनन्या ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, हाँ, यह सच है। अर्जुन के जन्म के बाद मुझे कुछ महीनों के लिए भावनात्मक अस्थिरता हुई थी। करण के एक्सीडेंट के बाद हालत और बिगड़ गई थी, लेकिन मैं उससे उबरी। डॉक्टर ने मुझे ठीक घोषित किया था। मैं कभी पागल नहीं रही, बस एक टूटी हुई माँ थी। राजन ने सिर झुकाया। हमें अब इससे भी निपटना होगा। समीर अब निजी जिंदगी तक जा पहुंचा है। घर लौटकर उस रात अनन्या ने अर्जुन को सोता हुआ देखा। वह बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी मुट्ठी में रघु का रिबन अब भी था, वही लाल रिबन जो उसने एक दिन अनन्या की कलाई पर बांधा था। उसे देखकर अनन्या की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने आंसुओं को गिरने नहीं दिया। अगले दिन उसने खुद डॉक्टर श्रीधर कपूर से मिलने का फैसला किया। डॉक्टर एक संयमित, सौम्य व्यक्ति थे। उन्होंने अनन्या को देखते ही कहा, आपको यहां देखकर आश्चर्य नहीं हुआ? मैं जानता था आप आएंगी। आपको किसने भेजा? अनन्या ने पूछा। डॉक्टर ने लंबी सांस ली। मैंने समीर का केस देखा है। वह मेरे क्लिनिक का डोनर है। जब उसने मुझसे कहा कि अदालत में आपके इलाज की रिपोर्ट चाहिए, मैंने शुरुआत में मना कर दिया। लेकिन फिर उसने मुझे धमकाया कि अगर मैंने सहयोग नहीं किया, तो वह मेरे करियर को खत्म कर देगा। आप जानते हैं कि यह झूठी गवाही है। हाँ, लेकिन मैं मजबूर था। अनन्या ने अपने बैग से एक रिकॉर्डर निकाला, जो चुपचाप चल रहा था। डॉक्टर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, आप ये सब रिकॉर्ड कर रही है? हाँ, अनन्या बोली, क्योंकि अब कोई और गवाही पीछे नहीं हटेगी। आप चाहे तो डरते रहें, या फिर आप सच का साथ दे सकते हैं, इस बच्चे के लिए जिसने अपना सब कुछ खो दिया है। डॉक्टर श्रीधर देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, मैं अदालत में बयान दूंगा कि आपकी मानसिक हालत पूरी तरह से स्थिर थी, और यह भी कहूंगा कि समीर ने मुझ पर दबाव डाला। अनन्या ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। अब समीर की सबसे बड़ी चाल भी बेकार हो चुकी थी। अगली सुनवाई में डॉक्टर कपूर ने अदालत को सारी सच्चाई बता दी। जज ने कड़ा रुख अपनाया। यह अदालत गवाहों पर दबाव बनाने और चरित्र हनन की कोशिशों को गंभीर अपराध मानती है। समीर राठौर के खिलाफ नए आरोप दर्ज किए जाएं। समीर पहली बार अदालत में विचलित दिखा। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन आंखों में वह तेज अब नहीं था। वह समझ गया था अब खेल हाथ से निकल चुका है। अर्जुन अदालत के बाहर मीडिया से घिरा था। किसी पत्रकार ने पूछा, आप अपने चाचा को क्या कहना चाहेंगे? अर्जुन ने बिना झिझक कहा, वह सिर्फ मेरे पापा के छोटे भाई नहीं, एक बड़े अपराधी भी है। उन्होंने मेरे पिता को मारा, मेरी माँ को झूठा पागल बनाया और मेरे दूसरे पापा को जान से मारा। अब मैं चाहूंगा कि कानून उन्हें वह सजा दे जो उन्होंने हम सबके साथ की।
इस बच्चे की आवाज पूरे देश में गूंज उठी। सामान्य लोग जो कभी अनन्या की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते थे, अब उसके साहस की तारीफ करने लगे। समाज अब धीरे धीरे जाग रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राजन को एक ईमेल मिला एक अनजान स्रोत से। विषय था समीर के खिलाफ आखिरी दस्तावेज। राजन ने ईमेल खोला और जो उसने देखा वह इस केस को हमेशा के लिए पलट सकता था। राजन के लैपटॉप की स्क्रीन पर वह ईमेल अब भी खुला था। भेजने वाले का नाम था वीके और विषय में लिखा था समीर के पापों की अंतिम गवाही। ईमेल में एक जिप फोल्डर था और एक छोटा सा नोट। मैं बहुत सालों तक चुप रहा क्योंकि मैं डरता था, लेकिन अब डर से ज्यादा शर्म महसूस होती है। यह रहा सब कुछ सच्चाई जिसे आप दुनिया के सामने ला सकते हैं। मेरी पहचान जरूरी नहीं, सच्चाई जरूरी है। राजन ने फोल्डर खोला। उसमें कई दस्तावेज थे, बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड्स, संपत्ति के फर्जी दस्तावेज और सबसे चौंकाने वाली चीज एक वीडियो क्लिप। उसने वीडियो प्ले किया। कमरे की रोशनी धीमी थी, लेकिन कैमरा एक आदमी के चेहरे को साफ पकड़ पा रहा था। वह समीर था। वह एक आदमी से कह रहा था, वह बच्चा अगर वापस आया तो मेरी सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। अर्जुन को गायब करना ही एकमात्र रास्ता था। करण पहले ही मर चुका था। अब सिर्फ अनन्या को पागल साबित करना बाकी है। वीडियो की तारीख थी 27 फरवरी 2015, ठीक 2 दिन बाद जब अर्जुन अस्पताल से गायब हुआ था। राजन तुरंत उठकर अनन्या के घर गया। जब उसने वह वीडियो अनन्या को दिखाया तो उसकी आंखें पत्थर की तरह जम गईं। फिर उसने धीमे से कहा, अब कोई संदेह नहीं बचा। अब यह आदमी सिर्फ एक अपराधी नहीं, हत्यारा है। उसने अर्जुन को पास बुलाया और वीडियो दिखाया। अर्जुन ने ध्यान से देखा, बिना एक शब्द बोले। वीडियो खत्म होने के बाद वह बोला, मैं इसे कोर्ट में दिखाना चाहता हूं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अनन्या ने पूछा। रघु पापा ने मुझे सिखाया था कि जब कोई डराता है तो डटकर खड़े हो जाओ। अब डरने का वक्त नहीं है, अर्जुन बोला। अदालत की अगली तारीख सबसे महत्वपूर्ण थी। इस बार कोर्ट में एक खास सुरक्षा व्यवस्था थी। समीर के खिलाफ अब तक के सबसे मजबूत सबूत पेश होने वाले थे। राजन ने वीडियो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया और साथ में सभी बैंक दस्तावेज भी, जो साबित करते थे कि समीर ने फर्जी खातों के माध्यम से कंपनी के फंड को निजी संपत्तियों में ट्रांसफर किया था। जज ने पूछा, यह वीडियो कहाँ से मिला? राजन ने ईमानदारी से कहा, गुमनाम स्रोत से। क्या इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की गई है? जी, कोर्ट के विशेषज्ञों ने इसकी वीडियो फोरेंसिक जांच की है। कोई एडिटिंग या छेड़छाड़ नहीं मिली। बचाव पक्ष इस बार घबराया हुआ था। उनके पास इन सबूतों का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने समय मांगने की कोशिश की, लेकिन जज ने साफ कहा, यह मामला अब अंतिम चरण में है। कोर्ट देर नहीं कर सकती। वहीं कोर्ट के बाहर मीडिया पूरी तरह बदल चुकी थी। समीर राठौर भारत का सबसे बड़ा बिजनेस स्कैम। एक मां की लड़ाई जो पूरे सिस्टम पर भारी पड़ी। और तभी एक और मोड़ आया। एक और गवाह सामने आया, विक्रम दहिया। वही व्यक्ति जिसका नाम पहले समीर के कॉलेज मित्र और सिक्योरिटी फर्म के मालिक के तौर पर आया था। विक्रम ने कोर्ट में हल्फनामा दिया कि समीर ने उसे अर्जुन को अस्पताल से शिफ्ट करने के लिए हायर किया था और यह काम गोपनीय रखो, नहीं तो सब खत्म कर दूंगा, जैसी धमकी के साथ हुआ था। मैंने बहुत समय तक चुप्पी रखी, विक्रम ने कोर्ट में कहा, लेकिन अब मैं अपनी आत्मा के बोझ को और नहीं झेल सकता। यह गवाही समीर की आखिरी दीवार को तोड़ने वाली थी। जज ने तुरंत समीर को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। समीर का चेहरा उस समय एक हारे हुए आदमी का नहीं, बल्कि एक नकाब उतरने के बाद का चेहरा था, थका हुआ, खाली और डर से भरा हुआ। कोर्ट के बाहर अर्जुन मीडिया से घिरा था। उससे पूछा गया, अब जब सच सामने है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? उसने कहा, मैंने अपना बचपन खोया,
लेकिन अब मैं अपना भविष्य नहीं खोऊंगा। अनन्या ने उसका हाथ थामा और पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है। यह हर उस माँ की जीत है जिसने अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी है। यह उस सच्चाई की जीत है जिसे समय चाहे जितना भी दबा ले, एक दिन जरूर बाहर आता है। लेकिन तभी अदालत के बाहर एक और घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। एक महिला सादी साड़ी में, चेहरे पर घूंघट, भीड़ को चीरते हुए अनन्या के पास पहुंची और एक चिट्ठी थमाई। मैं वीके हूं, उसने कहा। अनन्या ने चौंककर उसकी ओर देखा। मैंने वो ईमेल भेजा था, वह बोली। आप कौन है? राजन ने पूछा। मैं समीर की पूर्व निजी सचिव थी। मुझे सब पता था, लेकिन मैं बोल नहीं सकी। अब जब मेरा बच्चा भी उसकी वजह से अस्पताल पहुंचा, तब मैंने फैसला लिया कि मैं और नहीं सहूंगी। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और उसमें वही भय, वही साहस था जो कभी रघु की आंखों में था। अब आप अकेली नहीं है, अनन्या ने कहा। इस चिट्ठी में समीर के पुराने अपराधों का विस्तृत विवरण था, उसका एक फर्जी पासपोर्ट, विदेश में रखे खाते और कुछ राजनेताओं से संदिग्ध संबंध। अब यह केस सिर्फ एक पारिवारिक केस नहीं रहा था। यह अब एक राष्ट्रीय स्तर की जांच बन चुका था। और कहानी, जो एक माँ और बेटे के पुनर्मिलन से शुरू हुई थी, अब एक पूरे तंत्र की सच्चाई खोल रही थी। समीर राठौर अब न्यायिक हिरासत में था। उसके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किए गए, अपहरण, हत्या की साजिश, धोखाधड़ी, गवाह को धमकाने का प्रयास और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर। यह वही व्यक्ति था जो कभी एक चमकता हुआ बिजनेस टाइकून कहलाता था और अब सलाखों के पीछे एक गिरे हुए तानाशाह की तरह बैठा था। अदालत में अंतिम सुनवाई का दिन आ चुका था। मीडिया, जनसमूह और देशभर की निगाहें इस फैसले पर टिकी थीं। यह मामला अब केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की नैतिकता और सत्य की परीक्षा बन चुका था। जज ने पूरे मामले की समीक्षा करते हुए कहा, यह एक ऐसा मामला है जिसमें व्यक्तिगत लालच ने न केवल एक परिवार को तोड़ा, बल्कि एक बच्चे का बचपन छीन लिया। लेकिन साथ ही, यह उस ममता, साहस और सत्य की मिसाल भी है, जिसने वर्षों की चुप्पी और अन्याय को तोड़ दिया। जज ने समीर को सभी मामलों में दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट रूम में एक सन्नाटा छा गया। फिर जज ने अर्जुन की ओर देखा। यह बच्चा अब कोई पीड़ित नहीं है, यह एक गवाह है सच्चाई का, साहस का और भविष्य की आशा का। बाहर निकलते समय अर्जुन ने अनन्या से पूछा, क्या अब सब खत्म हो गया, माँ? अनन्या ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, नहीं बेटा, अब सब शुरू हो रहा है। उसी दिन शाम को अनन्या और अर्जुन ने रघु की अस्थियां गंगा नदी में प्रवाहित कीं। उन्होंने सिर झुकाकर प्रार्थना की, कोई विधि विधान नहीं, सिर्फ दिल से। तुमने सिर्फ मेरा बेटा नहीं बचाया, रघु, अनन्या बुदबुदाई, तुमने मुझे भी बचाया। उसके बाद उन्होंने विक्रम और वीके को धन्यवाद दिया। दोनों अब गवाह संरक्षण कार्यक्रम के तहत थे, लेकिन उन्होंने मदद करने का वादा किया था। अनन्या ने उन्हें कहा, सच की लड़ाई में देर हो सकती है, लेकिन हार नहीं हो सकती अगर दिल साफ हो। कहानी वहीं नहीं थमी। कुछ महीनों बाद अनन्या ने एक फाउंडेशन शुरू किया, अर्जुन होप ट्रस्ट, जो उन बच्चों और परिवारों की मदद करता है जो अपहरण, गुमशुदगी या कानूनी शोषण का शिकार हुए हैं। अर्जुन अब स्कूल जाता था, लेकिन वह बाकी बच्चों से अलग था। वह हर शनिवार ट्रस्ट में आता, बच्चों के साथ पढ़ता, उनके सवाल सुनता और अपनी कहानी सुनाता। मैं भी खो गया था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ढूंढ लिया और अब मैं किसी और को खोने नहीं दूंगा। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़ा होकर क्या बनना चाहोगे, अर्जुन? उसने बिना रुके जवाब दिया, जज। कक्षा में सबने ताली बजाई। अनन्या पीछे बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, संतोष और गौरव के थे। उस शाम, जब वे घर लौट रहे थे, रास्ते में दिवाली की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी।
घर के दरवाजे पर दिया जलाते हुए अर्जुन ने पूछा, माँ, दिवाली का असली मतलब क्या होता है? अनन्या ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, जब अंधकार जितना भी गहरा हो, लेकिन एक छोटा सा दिया भी उसे पीछे हटा सकता है। यही दिवाली है, अंधकार पर प्रकाश की विजय। अर्जुन ने दिए को जलाया और बोला, जैसे आपने किया। अनन्या ने उसका हाथ थामा, नहीं बेटा, जैसे हम दोनों ने किया। उनके पीछे घर की दीवार पर रघु की तस्वीर टंगी थी, जिसके नीचे एक पंक्ति लिखी थी, जो डर के बावजूद खड़ा रहा, वही सच्चा योद्धा है। कहानी अब किताबों में दर्ज होने वाली थी। पत्रकार, लेखक और फिल्म निर्माता सब इस घटना को कहानी में बदलना चाहते थे। लेकिन अनन्या ने बस इतना कहा, यह कहानी किसी एक माँ की नहीं है। यह हर उस आवाज की कहानी है, जो अन्याय के खिलाफ उठती है, चाहे कितनी भी धीमी क्यों न हो। वह जानती थी कि समय लगेगा समाज बदलने में, सिस्टम सुधरने में, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। और जब एक माँ शुरुआत करती है, तो दुनिया झुक जाती है। समाप्त।